अच्छा, एक काम करा करो बेटा, एट टाइम्स हो सकता है कि मैं कभी कभी भूल जाता हूँ, तो आप देख लिया करो कि रिकॉर्डिंग ऑप्शन ऑन है या नहीं। आपके स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग ऊपर दिखा रहा होगा टुवर्ड्स द राइट कॉर्नर, सॉरी लेफ्ट कॉर्नर, है ना? तो वहाँ पर वो दिखाता है कि भाई रिकॉर्डिंग बटन इज ऑन। तो मुझे बता दिया करो अगर रिकॉर्डिंग बटन ऑन ना हो तो। ठीक? ओके सर। ठीक है, ओके सर। ओके सर। चलो सारे के सारे टॉपिक्स को एक बार टच कर लेते हैं और एक रिवीजन कर लेते हैं, सो दैट के किसी का अगर कुछ रह भी गया था तो वो उसको समझ में आ जाए कि भाई मेरा कहाँ पे क्या छूटा है बेसिकली। ठीक है, अच्छा तो आज एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं आज वाली क्लास में, सो दैट कि जिस किसी का भी कुछ छूट गया था, प्रतीक और समीर आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुए बेटा, मैं बता दूं कि एरर्स तक का पार्ट जो हमने कर लिया था आज हम लोग उसको एक बारी रिवीजन ले रहे हैं, सो दैट कि जिन लोगों का बहुत नियर टर्म में पेपर है तो उन लोगों को भी क्लैरिटी आ जाए और जो लोग नए हैं उनको भी थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए। ठीक है? यस सर। ठीक है, यस सर। तो रिवीजन में स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फंडामेंटल यूनिट्स। और फंडामेंटल यूनिट्स क्या थी? वही हमारा एसआई सिस्टम था। फंडामेंटल यूनिट्स में हमने बेटा बात की थी हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में, और यही हमारा एसआई सिस्टम भी कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज की मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, amount of substance और luminous intensity। ठीक है, तो मास, लेंथ, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये हमारी फंडामेंटल यूनिट्स थी। इसमें हम मास को कैपिटल एम से, लेंथ को कैपिटल एल, टाइम को कैपिटल टी, टेम्परेचर को के, करंट को ए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला से रिप्रेजेंट करते हैं। मास की एसआई यूनिट होती है केजी, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकेंड्स, टेम्परेचर की केल्विन, करंट की एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल ही रहेगी और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला सीडी ही रहेगी। तो ये हमारे पास क्या थी? फंडामेंटल यूनिट्स थी। अब बेटा ये फंडामेंटल यूनिट्स पता होने के बाद हमें सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। अब जब हम फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना सीखते हैं तो मैंने आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना सिखाया था। लेट्स से कि एक टर्म ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल टॉर्क। नाउ टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? लेंथ होगी। तो मास की एसआई यूनिट आपके पास होती है केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेंथ मीटर। So your dimensional formula is m1l2 t-2। तो डायमेंशनल फॉर्मूलाज बनाने तो सबको आते थे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सर। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर सबको बनाने आते हैं तो सर एक सेकंड, मुझे नहीं समझ आया सर डायमेंशनल फॉर्मूला। अच्छा फिर से सीखो बेटा। देखो ये तो हमने सबसे पहले वाली क्लास में किया था बेटा। यस सर। हाँ बताओ कौन से टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना नहीं आया?
सर यही जो अभी आपने सर दिखाया था। देखो टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैंने बोला था ना फर्स्ट 52 फिजिकल क्वांटिटीज हमें करनी है, यस सर। उन्हीं में से एक है टॉर्क। ओके सर। अब टॉर्क का जो बेसिक फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो डिस्टेंस है ही, डिस्टेंस यानी कि क्या होगा? लेंथ, और मास को लिखेंगे केजी से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेंथ को मीटर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला मास यानी केजी बेटा, केजी को किससे रिप्रेजेंट करते हो आप? कैपिटल एम से ना, तो कैपिटल एम, लेंथ एल से, और टाइम टी से। तो यहां देखो केजी की पावर कितनी है? केजी की पावर है यहाँ पर 1, इधर मीटर की पावर 1, इधर 1, तो मिला के कितनी हो गई 2, तो लेंथ की पावर 2, टाइम की कितनी हो गई -2 नीचे से ऊपर जाके। इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यस सर। हाँ, तो बस तो फिर दिस इज इट, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ओके सर। अभी समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटी को और बना के दिखा देते हैं। लेट्स से कि हमने यहाँ पर ले लिया, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं कोई, चलो स्पेसिफिक हीट का ले लेते हैं। स्पेसिफिक हीट को C से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इज गिवन बाय Q upon M delta T, where delta T is temperature, M is mass and Q is energy। अब Q एनर्जी है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? ml mgh। square T minus 2. mgh एनर्जी का, मैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पुट कर देता हूं यहाँ पे, आप काइनेटिक एनर्जी भी पुट कर सकते हो। ठीक है, मास m होगा, तो इसको m ही रहने दें। डेल्टा टी क्या होगा? टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए क्या लगा देंगे? केल्विन। अब देखो मास से मास कट गया, तो बचा गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाइट इज मीटर, के क्या हो गया बेटा? केल्विन। तो यानी डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर केल्विन -1, तो हो गया। सी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, मास तो है नहीं यहाँ पे 0, लेंथ 2 टाइम्स, टाइम -2 टाइम्स, और टेम्परेचर -1 टाइम्स। ठीक है, Yes, sir. यस सर। ठीक। अनुषा क्लियर है बेटा? Yes, sir. निकिता? Yes, sir. Sir, I have one doubt that how much dimensional formula we have to practice? You have to practice first 52 of the appendix 9 given in your NCRT. Okay, sir. Okay. विद्यत क्लियर है बेटा? प्रतीक? Yes, sir. ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। और मेरे को आई होप कि यहाँ से आप लोगों को डायमेंशनल फॉर्मूला तो बनाने आ गए होंगे। अभी आज हम बात करते हैं कुछ और चीजों के बारे में जो कि हमने इसी डायमेंशनल फॉर्मूला से रिलेटेड समझी थी। और जो हमने डायमेंशनल फॉर्मूला से रिलेटेड चीजें समझी थी वो थी हाउ टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ अ गिवन सिस्टम या गिवन फॉर्मूला। अच्छा, लेट्स से कि आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है बेटा, ठीक है, एंड द फॉर्मूला इज v square minus u square is equal to 2gh। अब ये फॉर्मूला दिया हुआ है, वैसे तो हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं तो हमें पता है करेक्ट है, बट स्टिल अगर करेक्ट प्रूव करना हो डायमेंशनली तो कैसे करेंगे?
ये आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा, ये आपका राइट हैंड साइड होगा। राइट हैंड साइड पे हमने ले लिया 2gh, यहाँ ले लिया v square minus u square. Now tell me one thing, according to principle of homogeneity, velocity square minus velocity square is, बोलो, Velocity square. Velocity square. बिल्कुल ठीक बात. So this must be having the dimensions of velocity square, यानी meter per second का whole square. So this will be meter square per second square, and your dimensional formula is mass 0, meter is length square, and time minus 2. अब यही डायमेंशन अगर इधर आ जाए तो फॉर्मूला करेक्ट हो जाएगा. तो अब आप यहाँ पर इसको सॉल्व करो. 2 तो बेटा कांस्टेंट है, उसको ड्रॉप कर दें. g का डायमेंशनल फॉर्मूला यानी g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू हाइट हो गई मीटर. So this is meter square per second square. So we have the dimensional formula m2s minus 2 means m0 L2 p minus 2. ठीक है? तो LHS is equal to RHS. Hence proved. ठीक है बेटा? Yes, sir. अच्छा, next. Excuse me, sir. हाँ बोलो. Sir, we can also take out the individual values of v square and u square instead of that you have subtracted them. Better the formula is given like this, that final velocity square minus initial velocity square. So it hardly matters. आप individually लेके भी लिख सकते हैं उसको, but फिर बात तो वही है. According to principle of homogeneity, आप like terms को ही add कर सकते हो और like terms को ही subtract कर सकते हो. And when we are subtracting Yes. like terms, then we have the term itself. यानी आप रुपए में से रुपए माइनस करोगे तो रुपए ही मिलेंगे. आप एक्सेलरेशन में से एक्सेलरेशन माइनस करोगे तो एक्सेलरेशन ही मिलेगी. हाँ, उसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं होना चाहिए, और मैग्नीट्यूड अगर सेम होता भी है तो भी यूनिट के साथ ही मिलेगा ना. मान लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही माइनस करें तो क्या मिलेगा? 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो यूनिट तो वही रहेगी ना उसकी. Yes, sir. हाँ. So that is what I am trying to explain to you, that by subtracting one value from the another and both of them are of the same nature, same dimensions, then we have the dimensions only. Okay? Okay, sir. Thank you, sir. ठीक है बेटा. नेक्स्ट है, अच्छा एक और करें कन्वर्जन. ओ सॉरी, कन्वर्जन कह रहा हूँ, इसी तरह का एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं. अच्छा, मान लो कि आपको दे रखा हो, अच्छा लेट्स से कि आपको दे दिया m is equals to m naught upon under the root 1 minus v square by c square. ठीक है? Now m is mass, m naught is mass at rest, v velocity of object, c velocity of light. ठीक है? क्या हम इस फॉर्मूला की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं? जल्दी करके बताएं. Whether the formula is correct or not. Sir, correct है. हाँ जी, the formula is correct. तो मुझे सर समझ नहीं आया. फॉर्मूला समझ में नहीं आया? सर ये वाला जो आपने क्वेश्चन ये पूछे. देखो सुनो, एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है, दिस इज द रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला फॉर मास. रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला फॉर मास का मतलब ये हुआ कि बेटा हमारे पास
हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थियोरी ऑफ रिलेटिविटी या थियोरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसका मास कुछ और होता है, एंड व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग तो उसका मास चेंज हो जाता है, मास वेरी करता है। तो अगर मास वेरी करेगा तो कैसे मास वेरी करेगा, दिस फॉर्मूला इज फॉर दैट ओनली। ध्यान से समझना, फॉर्मूला है v²/c²। अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी ऑफ लाइट को अप्रोच करना शुरू कर दे तो मास इनफाइनाइटली इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पर देखो आप, अगर v की वैल्यू c के बराबर हो जाए तो c²/c² becomes 1, so 1 - 1 is 0, so m = m0/0 means infinite, so there will be an infinite rise in the mass of the body। ये चीज हमने जनरली ऑब्जर्व करी फोटॉन्स के साथ। फोटॉन्स का जो रेस्ट मास होता है वो 0 होता है, लेकिन जैसे ही फोटोन मूव करना शुरू कर देते हैं तो उनका मास कंसिडरेबली राइज कर जाता है, और वो जो राइज है, दैट राइज इज ऑलमोस्ट इनफाइनाइट राइज। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रिलेटिविटी या रिलेटिविस्टिक मास। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ हमें इस फॉर्मूला को क्या करना है, चेक करना है। कैसे करेंगे, अगर मैं बोलूं दिस इज माय लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मास है, तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m1 L0 T0, और ये होगा RHS। RHS हो गया m0 अंडर द रूट 1 - v²/c²। अब ध्यान से देखना, m0 तो मास है, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला या यूनिट क्या होगी मास की, kg। यहाँ क्या बचा, अंडर द रूट 1 - वेलोसिटी की यूनिट मीटर/सेकंड का स्क्वायर अपॉन c² मीटर/सेकंड का स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, हमें बचा क्या, kg अंडर द रूट 1 - 1। तो ये जो वैल्यू है, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो यूनिट क्या बची, सिर्फ kg ना। तो डायमेंशनल फॉर्मूला इज m1 L0 T0, so LHS is equal to RHS। ठीक है बेटा, ओके सर। कांस्टेंट क्यों, कैसा कांस्टेंट है वो आपके पास एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। 1 - 1 यानी कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट, 1 की कोई यूनिट नहीं है, सो इट इज अ डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ठीक है बेटा, ओके सर। और कुछ लोग ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि नहीं, ये तो 1 - 1 0 हो गया, एंड व्हेन इट इज 0 तो फिर भाई kg/0 तो इंफिनिटी हो गया। अरे भाई क्या इंफिनिटी हो गया, मास इंफिनिटी हो गया ना, तो मास की यूनिट तो kg रहेगी। ठीक है बेटा, तो कंसिस्टेंसी चेक होने वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे, समीर हो जाएंगे बेटा, यस सर। अनुषा, निकिता, Yes, sir. विद्यत, यस सर। ठीक है, और युवराज, यस सर। कंसिस्टेंसी वाले क्वेश्चंस कर लोगे ना बेटा। यस सर। ठीक है, निकिता आपसे हो जाएंगे, Yes, sir. ठीक है, प्रतीक यस सर। हो जाएंगे बेटा, यस। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कैसे न्यू फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, हाउ टू डिराइव न्यू फॉर्मूला। चलो, हाउ टू डिराइव न्यू फॉर्मूला। अच्छा देखो, मान लो कि हमें एक क्वेश्चन देता है और क्वेश्चन कहता है कि a body of mass m and radius r is made to fall
in a viscous liquid of viscosity eta, mass m, radius r, and is made to fall in a viscous liquid of viscosity eta with velocity v. A force, या हम ये कहें a resistive force is said to be acting on the body due to the viscosity of fluid and is called viscous drag. Derive the relation for force. Derive the relation for force and the above said quantities. अब ये above said quantities के साथ एक relation मुझे derive करना है, तो मैं क्या करूंगा? Relation किसके लिए बनाना था बेटा? Force के लिए. तो आप force को ये मान लो कि let force F यानी viscous drag force. अब इस पहले कॉन्सेप्ट को समझें. ये एक विस्कस लिक्विड होता है और विस्कस लिक्विड की सबसे खास बात ये होती है कि वो लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेयर बाय लेयर प्रेजेंट होता है. लाइक हनी, अगर मैं यहां से एक ऑब्जेक्ट जिसका के रेडियस r हो और इसका मास m और इसको फॉल करने दूं विद सम वेलोसिटी v, तो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट इस लिक्विड के ऊपर आके फॉल करेगा, इसकी जो लेयर्स हैं ये स्ट्रेच करना शुरू कर देंगी. तो अपर लेयर भी स्ट्रेच करेगी, उससे ऊपर वाली लेयर भी स्ट्रेच करेगी और सबसे ऊपर वाली लेयर भी स्ट्रेच करेगी, कुछ इस तरह से. तो ऑब्जेक्ट अल्टीमेटली इन लेयर्स के ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर देगा. ये ऑब्जेक्ट का रेडियस r था, ये उसकी वेलोसिटी v जिससे कि वो नीचे की तरफ आ रहा है, और ये तब तक करता रहेगा जब तक कि ये लिक्विड्स, इस लिक्विड की जो लेयर्स हैं ये अल्टीमेटली इसको रोक ना दें. लेकिन ऐसा करने से पहले जो टॉप मोस्ट लेयर है वो रप्चर हो जाएगी और जो ऑब्जेक्ट है वो लिक्विड के अंदर चला जाएगा. अब ऐसा आप करके देख सकते हो अगर आपके पास बहुत सारा हनी है और घर में कंचे हैं, मार्बल्स, आप उन मार्बल्स को ऊपर से फेंक के देखो तो वो मार्बल ना उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली, वो धीरे धीरे अंदर की तरफ मूव करना शुरू करेंगे. सेम इज द केस विद वाटर. आप वाटर के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को डालो तो वो अंदर जाते उसकी स्पीड कम हो जाती है, वो धीरे मूव करना शुरू कर देता है ना? ऐसा होता है ना? ऑब्जर्व किया है ऐसा आपने कभी? Yes, sir. तो Yes, अब उसी कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ पर लगाएं तो ये जो लेयर्स जो फोर्स लगा रही हैं, ये फोर्स एक रेजिस्टिव फोर्स लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, इसे को कहा जाता है विस्कस ड्रैग. अब यही विस्कस ड्रैग मुझे कैलकुलेट करना है. लेट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. अब हमें नहीं पता कितनी पावर्स है. लेट ए इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, नहीं पता अगेन, तो मैंने कहा velocity की पावर b directly proportional to viscosity to the power c and is directly proportional to mass also. power d हमें नहीं पता था कि ये किस रिलेशंस में आएंगी आपस में. अगर मैं इनको कलेक्टिवली लिखने की कोशिश करूं बेटा तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, f is directly proportional to r a v b eta c और m d. ऐसा लिख सकते हैं? ऐसा लिखने में तो कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर. लिख सकते हैं ना बेटा? सबको ये वाला स्टेप सभी को क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir.
युवराज क्लियर है बेटा? यस सर क्लियर। ठीक है, तो मैं इसको अगर लिखना चाहूं बेटा तो ऐसा भी लिख सकता हूं कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mlt minus 2 is directly proportional to radius is r यानी length to the power a, velocity lt minus 1 to the power b, eta viscosity m1 l minus 1 t minus 1 to the power c और m mass m to the power d। ऐसा तो लिख ही सकते हैं इसको। अब सभी पावर्स को अगर इकट्ठा कर लें तो m1 l1 t minus 2 is directly proportional to, सबसे पहले m लिखा, m क्या है c plus d, फिर लिखा l क्या है a plus b minus c, और फिर लिखेंगे t minus b minus c। ये स्टेप क्लियर हुआ? Yes, sir. सबको क्लियर है? सर मुझे सर थर्ड स्टेप क्लियर नहीं हुआ सर। हाँ बताओ क्या क्लियर नहीं है। देखो बेटा, यहाँ मास की पावर 1 है लेकिन m की पावर यहाँ पर c है ना, तो दिस विल बी m to the power c, ओके सर। और इधर m की पावर d है। तो जब मास मल्टीप्लाई में हो रहा है तो मल्टीप्लाई में दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी, सो c plus d हो जाएगा बेटा। यस सर। तो सिमिलरली l को देखो, यहाँ l की पावर b बनेगी, इधर बनेगी माइनस c है ना, और इधर बनेगी a, तो a प्लस b माइनस c, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो गई। अंडरस्टूड सर, आ गया समझ थर्ड। आ गया समझ में? ठीक है, तो आई होप कि यहाँ से ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना। अच्छा, अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, कंपेयरिंग द लाइक पार्ट्स। अब लाइक पार्ट्स को अगर हम कंपेयर करें तो देखो बेटा, P प्लस D इज इक्वल टू 1, मास की पार्ट्स को मैंने कंपेयर करा, फिर लेंथ की पावर को A प्लस B माइनस C इज इक्वल टू 1, फिर टाइम की पावर को माइनस B माइनस C इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है, अब यहां पर इधर ध्यान से देखेंगे, अगर माइनस B माइनस C इज इक्वल टू 1 है ना, तो अगर मैं इनको सभी को सॉल्व कर लूं तो मेरे पास A, B, C और D की वैल्यूज आ जाएंगी। सर कैन यू प्लीज रिपीट? मैं ये कह रहा हूं बेटा, क्या हम इन तीनों इक्वेशंस को अगर आपस में सॉल्व कर लें तो मेरे पास A, B, C और D की वैल्यूज आ जाएंगी। Yes, sir, आ जाएंगी। अच्छा चलो देखो, यहां से आप B और C की वैल्यू निकालो, तो A विल बी इक्वल टू 1 माइनस B प्लस C है ना, और A की वैल्यू अगर 1 माइनस B प्लस C है तो आप यहाँ पर इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, A इज इक्वल टू 1 माइनस कॉमन निकाल लो तो अंदर बच जाएगा B माइनस C, बच जाएगा। Yes, sir. है ना, या फिर आप यहाँ से एक काम करो, B की वैल्यू निकाल लो या C की वैल्यू निकाल लो, उसको इन दोनों इक्वेशंस में पुट कर दो तो आपके पास इंडिविजुअल वैल्यूज A, B और C की आती चली जाएंगी, है ना बेटा। यस सर। वो A, B और C की वैल्यूज आपने यहाँ पर पुट कर देनी है, तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा। पूरा सॉल्व करूं या कर लेंगे? कर लेंगे सर। सभी लोग कर लेंगे ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ये तो आपको लीनियर इक्वेशंस की तरह से ही सॉल्व करना बेटा, हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें।
समीर हो जाएगा सॉल्व? Yes, sir. अनुषा, Yes, sir. निकिता, Yes, sir. प्रतीक कर लोगे? Yes, sir. विज्ञत हो जाएगा? याशिका, हाँ सर. युवराज हो जाएगा बेटा? यस सर हो जाएगा. ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, इसी टाइप का कराऊं या कन्वर्जन पे आ जाएं? सर इस टाइप का एक और करवा दो सर. ठीक है, एक और करो. The rate of flow of a liquid, the rate of flow of a liquid is said to be a dependent quantity of coefficient of viscosity of the liquid, density of the liquid, and diameter of the pipe. Derive the formula between the above said quantities for rate of flow of a liquid. अब देखो बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ अ लिक्विड क्या होता है? जब उसने कहा रेट ऑफ फ्लो, तो रेट ऑफ फ्लो का मतलब होता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम. ठीक है, कि पाइप में कितना रेट ऑफ फ्लो है, यानी कितना लिक्विड पर यूनिट टाइम एंटर कर रहा है और कितना लीव कर रहा है. Then it is said that it is directly proportional on coefficient of viscosity. अब हमें नहीं पता उसकी डायमेंशंस क्या हो सकती हैं, तो let it be A. Directly proportional to density of the fluid, let it be B. And also directly proportional on the diameter, let it be C. तो बेटा वॉल्यूम अपॉन टाइम को आप क्या लिख सकते हो? पहली बात, वॉल्यूम अपॉन टाइम LQ अपॉन T. तो L3T minus 1, यानी LQ T minus 1 मास नहीं है यहाँ पर, तो let it be 0. is directly proportional to eta ml minus 1 T minus 1 for A. Density mass per unit volume kg ml minus 3 B. Diameter length होगा C. अब इसको अगर हम कंबाइन कर लें तो दिस विल बी MA L, अच्छा A plus B, L minus A minus 3B plus C. T will be minus A. और इधर हो जाएगा M0 L3 T minus 1. तो बेटा A plus B तो 0 हो गया, minus A minus 3B plus C will be equal to 3 और minus A will be equal to minus 1. इससे ये कैंसिल आउट हुआ, साइन A की वैल्यू 1, तो B is equal to minus 1. अब A भी पता है, B भी पता है, इसमें पुट कर दें तो दिस विल बी minus 1 minus 3 minus 1 plus C is equal to 3. तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा
-1 +3 + c = 3 कितना हो गया? c + 2 = 3, so c = 1। आ गई वैल्यूज? ठीक है, Yes, sir. तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो रेट ऑफ फ्लो वॉल्यूम पर सेकेंड इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ ईटा। a की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। b की वैल्यू यानी डेंसिटी की वैल्यू -1 ईटा अपॉन डेंसिटी, और c यानी डायमीटर की वैल्यू 1 d। ठीक है बेटा, so this will be your final formula। हो जाएगा? Yes, sir. बेटा किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बेटा इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है सर। No, sir. ठीक है बेटा। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। अच्छा, कन्वर्जन के लिए मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटी हमारे पास सेम रहती है, द ओनली थिंग व्हिच चेंजेस इज इट्स यूनिट एज वेल एज इट्स मैग्नीट्यूड। तो एक तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है और एक क्या चेंज हो जाती है? उसकी यूनिट चेंज हो जाती है। तो मान लो कि आपको बोला जाए कि बेटा 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। अब देखो क्वांटिटी तो सेम है, यानी Q1 इज इक्वल टू Q2, बट N1 भी चेंज हो गया और U1 भी, बट इधर देखेंगे तो N2 और बड़ा हो गया और U2 और छोटा हो गया। अब हमें पता है कि ये यूनिट छोटी यूनिट है ग्राम्स, किलोग्राम के कंपैरिजन में, तो इस तरह से होल क्वांटिटी रिमेन्स द सेम। अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर मुझे अप्लाई करना पड़े और मेरे को एक सिस्टम से दूसरे यूनिट में जाना पड़े, तो हम क्या करेंगे? जनरली SI से CGS, CGS से SI होता है, या फिर न्यू यूनिट्स में भी कन्वर्जन्स होती हैं। मान ले कि मुझे बोल दिया जाए कि आप जूल्स, यूनिट, न्यूटन, पावर, और क्या ले सकते हैं? कोई और यूनिट ले सकते हैं? आप ही बता दो, क्या चेंज करके बताऊं? चलो पास्कल्स ले लेते हैं आपकी बात। ठीक है, ओके। लेट्स से 10 to the power 5 पास्कल। Sir, can we take 1 bar? प्रेशर की यूनिट है, मैंने पास्कल्स ही ले लिया बेटा। ठीक है, Okay, sir. Okay. 10 to the power 5 pascals is equal to how many CGS units? अब पहले मेरे को पास्कल के बारे में पता होना चाहिए कि पास्कल क्या होता है? प्रेशर होता है। तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, एरिया को लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर यानी कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो अब यूनिट्स डालो, मास का केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेंथ का मीटर, ब्रेड्थ का भी मीटर, तो मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो ये हो गया बेटा kg m-1 s-2, यानी 10 to the power 5 m1 l1 t1, और इधर से भी नीचे आ जाएगा अगर m2 l2 t2। तो जो यूनिट्स हैं उसकी डायमेंशंस हमारे पास आ गई। मास के लिए 1, लेंथ के लिए -1 और टाइम के लिए -2।
और इसको हमने मान लिया कुछ x, या फिर x की बजाय आपने मान लिया n2, तो n2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। देखो जरा, मास स्टैंडर्ड यूनिट में क्या होना चाहिए 1 kg, सीजीएस में क्या होना चाहिए 1 ग्राम पर 1, लेंथ 1 मीटर होनी चाहिए, सीजीएस में 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए पावर -1, टाइम दोनों में ही सेकंड्स होगा, पावर -2 कैंसिल आउट हो गया तो बच गया n2। ठीक है, इतना तक क्लियर है बेटा सबको? Yes, Yes, sir. sir. तो बेटा 10⁵ kg को ग्राम्स में चेंज करेंगे 1000 आ गया, ग्राम से ग्राम 1, मीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में 100 आ गया, सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, पावर -1 इज इक्वल टू n2। तो ये हो गया 10⁵ इंटू 10⁵ अपॉन 10⁵2, ये कट गया 1 रह गया, आंसर आ गया 10⁶ सीजीएस यूनिट्स। ठीक है बेटा? Yes, sir. तो कन्वर्जन क्लियर है? सर मुझे सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दोगे? हाँ बिल्कुल, बताओ कहाँ से, शुरू से? नहीं सर, वो स्टेप नंबर 4 से सर, 4th। ये वाले से? यस सर। कुछ नहीं किया बेटा हमने, देखो ध्यान से। टेन टू द पावर 5 अपनी जगह था, इसकी डायमेंशंस बनी m1 की पावर 1, l1 की पावर -1 और t1 की पावर -2 इज इक्वल टू n2। इसकी जो डायमेंशंस होंगी m2, l2, t2 यही होंगी, क्योंकि ये यूनिट नंबर 2 है आपका, डिफरेंट यूनिट है, लेकिन प्रेशर है तो प्रेशर की डायमेंशंस तो वही रहेंगी ना, डायमेंशंस तो चेंज नहीं हो सकती। इसको मैं अगर नीचे ले आऊं तो दिस बिकम्स 10 टू द पावर 5 m1 अपॉन m2 होल पावर 1, l1 अपॉन l2 होल पावर -1, p1 अपॉन p2 होल पावर -2 इज इक्वल टू n2। ठीक है सर। ठीक है बेटा? भाई हम डायमेंशन को चेंज कर सकते हैं, बस हमें तो ये पता है कि एसआई के अंदर स्टैंडर्ड यूनिट मास की क्या होती है, केजी होती है। अब क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट मास की केजी होती है तो दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग हियर m1 और यहां हम लिख रहे हैं इसको m2, क्योंकि सीजीएस में स्टैंडर्ड यूनिट चेंज हो जाती है, वो 1 ग्राम होती है ना? ओके सर। तो क्लियर हो गया बेटा कन्वर्जन्स? यस सर। तो आई होप कि यहां से डायमेंशनल एनालिसिस का एक पार्ट क्लियर हुआ। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब एक चीज और, कई बार आपको ना 10 की डिफरेंट पार्ट्स आ जाती हैं एग्जाम में लिखी हुई, वो 10 की जो डिफरेंट पार्ट्स होती हैं उसके नाम आपको याद होने चाहिए कन्वर्जन करने के लिए, अदरवाइज में दिक्कत हो जाती है। तो 10 की वो जो पार्ट्स हैं उनके नाम क्या है? लेट्स से हम लोग बात करें 10 की पॉजिटिव पार्ट्स के बारे में, तो पॉजिटिव पार्ट्स ऑफ 10 देखो जरा, 10 to the power 1, 2, 3, 6, 9। 10 to the power 1 को बोला जाता है डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा। ये वो पार्ट्स हैं जो कि ज्यादातर चलन में रहती हैं, तो आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए, जैसे कि कहीं पर लिखा हो 1 मेगावाट, 1 मेगावाट का मतलब 10 to the power 6 वॉट। ठीक है? ओके सर। ऐसे ही बेटा 10 की कुछ नेगेटिव पार्ट्स होती हैं, वो जो नेगेटिव पार्ट्स होती हैं उनको कैसे आप याद रखोगे? तो नेगेटिव पार्ट्स ऑफ 10,
अब ये चीज मेरे दिमाग में आई कराने के लिए कि अभी जब हमने 10⁵ पास्कल ले लिया था, अब 10⁵ पास्कल की बजाय हो सकता है वो आपसे कहता 0.1 मेगा पास्कल, फिर क्या करते? फिर मुश्किल हो जाती ना। तो ये पता होना जरूरी था। 10 की जो पावर्स होती हैं -1, -2, -3, -6, -8, -9, -10, -12, -15। 10 की पावर -1 को बोला जाता है डेसी, -2 को सेंटी, -3 को मिली, -6 को माइक्रोन या म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। -9 को बोला जाता है नैनो, -8 को बोलते हैं शेक, SH से रिप्रेजेंट करते हैं। नैनो को स्मॉल m से, मिली को स्मॉल m से, सेंटी को स्मॉल c से, डेसी को स्मॉल d से। जैसे कि आप बोलते हो सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, ये सारी की सारी लेंथ के लिए यूज होती है। नैनोमीटर। लेकिन शेक इसमें थोड़ा सा अलग है। शेक किस चीज की यूनिट होती है, कोई बता सकता है? शेक, दिस इज वन ऑफ द यूनिट्स फॉर टाइम, यानी टाइम इतना छोटा तक भी हम मेजर कर सकते हैं। ऑलरेडी वैसे तो हम लोग नैनो सेकेंड्स में भी मेजर करते हैं, बट वन मोर यूनिट ऑफ टाइम जो कि स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम की यूनिट होती है वो शेक होती है। ठीक है। 10⁻10 इज एंगस्ट्रॉम्स, और इसको A के ऊपर आप ऐसे एक नॉट लगाते हो, डिग्री लगाते हो। 10⁻12 इज पिको, स्मॉल p से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फर्मी से, स्मॉल f। ठीक है, ठीक है यस बेटा। सर। 10⁻12 टेरा, कैपिटल T, कैपिटल G, कैपिटल M, कैपिटल K। सर हमको भी सर सिर्फ इतनी याद रखनी है। हाँ बेटा, सिर्फ इतनी याद रखनी है, ओके इससे सर। ज्यादा पे नहीं जाना है। ठीक है। ओके सर। 10⁻15 फेमटो, फिर 18 होता है योटो, फिर 20 होता है जोटो। ठीक है। तो बस, लेकिन काम हमारा 10⁻, पॉजिटिव में 12 तक चल जाता है। जैसे कि आजकल आप हार्ड डिस्क की बात करते हो, हार्ड डिस्क आप मार्केट जाओ कंप्यूटर लेने, या फिर आप आज की डेट में लैपटॉप लेने जाओ, तो वो कहते हैं टीबी, 1 TB स्टोरेज है। टीबी मींस टेराबाइट्स, टेराबाइट्स मतलब 10⁻12 बाइट्स। ठीक है बेटा। यस सर। सम 10⁻−15 की यूनिट क्या है? 10⁻−15 की यूनिट फर्मी। ठीक। ठीक है, तो बहुत छोटा डिस्टेंस सर होता है। 10⁻6 की यूनिट क्या है? 10⁻6 इज माइक्रोन, Yes, sir. माइक्रो, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड सर -8? -8 इज शेक, SHAKE, शेक। अभी दिख रहा है? Yes, sir. चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम। ठीक है बेटा। ओके सर। नेक्स्ट टाइम पहले एरर्स की प्रैक्टिस करेंगे, और फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा। नहीं, उससे पहले स्टार्ट करेंगे वो पैरेलैक्स मेथड, सॉरी, पहले पैरेलैक्स मेथड। ओके सर। चलो।
तो इसको रिवीजन कर लेना बेटा, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम। ओके Okay, sir. ओके बेटा, Thanks, sir. ओके थैंक यू।